नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं भारत के भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। यह टॉपिक है भारत की मिट्टी, सॉइल ऑफ इंडिया। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में, चाहे वह सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, चाहे वह एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जनरल जीएस ज्योग्राफी में इस टॉपिक का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इससे कुछ न कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत की मिट्टी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो भारत की मिट्टी के संदर्भ में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मिट्टी क्या है, मृदा क्या है, मृदा की परिभाषा क्या है। उसके संदर्भ में कुछ मिसलेनियस पॉइंट जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं वह हम जानेंगे। उसके बाद हम लोग ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, हर मिट्टी की अलग अलग विशेषताएं जानेंगे। फिर मिट्टी की अम्लीयता के बारे में जानेंगे, एसिडिटी क्या होती है, मिट्टी की क्षारीयता क्या होती है, कौन कौन से तत्व होते हैं जिसके कारण कोई मिट्टी एसिडिक होती है, कौन सी मिट्टी बेसिक होती है, इसके बारे में जानेंगे। और साथ में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका, इसके बारे में जानेंगे। मृदा का अवनयन क्यों होता है, मृदा का कटान कैसे होता है, कितने प्रकार के कटान होते हैं, कितने प्रकार के अपरदन होते हैं मृदा का, उनके बारे में जानेंगे। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक विस्तृत टॉपिक है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो में इस पूरे टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। तो आइए शुरू करते हैं भारत की मिट्टी। ध्यान देंगे, मृदा या मिट्टी जो होती है एक बहुत ही बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है तथा पृथ्वी पर जीवन का आधार है। इस शब्द की उत्पत्ति जो है एक लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। उस लैटिन भाषा का शब्द है सोलम। इस सोलम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है फर्श। ठीक है, तो मिट्टी जो है एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, पृथ्वी पर जीवन का आधार है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है या फर्श। क्लियर है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि मृदा का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत मृदा का अध्ययन एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जाता है। ध्यान देंगे, इसके महत्व को देखते हुए, मृदा के महत्व को देखते हुए UNO ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, इंटरनेशनल सॉइल ईयर घोषित किया था, ताकि मृदा के महत्व को विश्व स्तर पर लोगों के सामने लाया जा सके तथा मिट्टी के कटान को या मिट्टी की उपयोगिता को बर्बाद किया जा रहा है उससे लक्षित किया जा सके, उसे बचाया जा सके। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इंटरनेशनल सॉइल ईयर कौन सा वर्ष था UNO के द्वारा, तो आप बताएंगे 2015। अब आपसे पूछ दिया जाए कि वास्तव में मिट्टी है क्या, मिट्टी किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे मृदा भूपृष्ठ पर स्थित असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है। असंगठित मतलब टूटे फूटे पदार्थों की ऊपरी परत है, जो मूल सैल मतलब बेसिक रॉक, जहाँ पर चट्टानें हैं, तो जो मूल सैल तथा वनस्पति के योग से बनती है। क्लियर है। मृदा भूपृष्ठ पर स्थित असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है, जो मूल सैल तथा वनस्पति के योग से बनती है। मृदा निर्माण में, यह जो मृदा का जो निर्माण होता है उसमें 3 कारकों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। वे 3 कारक कौन कौन से हैं? तो पहला है अपक्षय, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वेदरिंग। क्या है? वेदरिंग। दूसरा है अपरदन, और तीसरा जो पॉइंट है इसे कहा जाता है अनाच्छादन, डेन्यूडेशन। तो कौन कौन से 3 पॉइंट हैं? अपक्षय, अपरदन और अनाच्छादन। इन 3 कारकों के कारण किसी प्रदेश की जो मिट्टी होती है वह प्रभावित होती है। तो ध्यान दीजिएगा, इन तीनों को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अपक्षय क्या है, वेदरिंग क्या है। तो जब भौतिक कारक या रासायनिक कारक या जैविक कारक के कारण कोई भी चट्टान अपने ही स्थान पर टूटती फूटती है तो इस क्रिया को कहा जाता है
अपक्षय। इसके बारे में डिटेल टॉपिक अपक्षय और अनाच्छादन के बारे में टॉपिक जो हम करेंगे उसके बारे में बताएंगे। अभी सिंपल आप जानेंगे कि भौतिक कारक, रासायनिक कारक या जैविक कारक के कारण जब कोई भी चट्टान अपने ही स्थान पर इन सिटू पोजीशन में टूटती है, फूटती है, तो उसे कहा जाता है अपक्षय। जब वह टूटा फूटा पदार्थ अपने स्थान से कटकर विस्थापित हो जाता है तो उसे कहा जाता है अपर्दन। और इन दोनों क्रियाओं के सामूहिक योग को कहा जाता है अनाच्छादन या डेनुडेशन। तो इन क्रियाओं के कारण किसी प्रदेश की मिट्टी जो है वह प्रभावित होती है। ध्यान देंगे, मिट्टी का जो कटान होता है, मिट्टी का जो अपर्दन होता है, इसे क्रेपिंग डेथ या रेंगती हुई मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है। रेंगती हुई मृत्यु मतलब क्या है? जब मिट्टी कट कट करके रेंगती हुई आगे बढ़ रही है तो इसे रेंगती हुई मृत्यु इसलिए कहा गया क्योंकि इस कटान के कारण मिट्टी की ऊपरी परत जो होती है, जो काफ़ी उर्वर होती है, वह कटकर नष्ट हो जाती है। तो ध्यान देंगे, जिसके कारण क्या होता है कि उस प्रदेश की मिट्टी जो है धीरे धीरे बंजर होने लगती है और उस मिट्टी पर एग्रीकल्चर कार्य फिर नहीं हो पाता है। और जब एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हमारा पेट नहीं भर पाएगा, किसान एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, अर्थात भूखे रहकर लोग मरने की कगार पर आ जाएंगे। तो मिट्टी काफ़ी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिसके बचाव के लिए हम सभी को प्रयत्न करना चाहिए। सरकार भी अपने स्तर पर प्रयत्न कर रही है मृदा कटान को रोकने के लिए, जंगलों को लगा रही है, कंटूर कृषि हो रही है। तो बहुत सारे फैक्टर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन हम अभी सिंपल हम जान लें कि मिट्टी का कटाव या मिट्टी का अपक्षरण को रेंगते हुए मृत्यु कहा जाता है। इसी में एक महत्वपूर्ण वर्ड आता है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? अधिकांश लोग कंफ्यूज करते हैं कि ह्यूमस क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन या उनके सड़ने या गलने के उपरांत जो अंतिम प्रोडक्ट बचता है मिट्टी में, उसे ही कहा जाता है ह्यूमस। और यह ह्यूमस जो होती है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इस ह्यूमस का रंग जो होता है वह गाढ़ा, काला या भूरा होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ह्यूमस है। अब हम लोग आते हैं कि भारत की जो मिट्टी है वह कितने प्रकार की है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की एक संस्था है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, हिंदी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इस संस्था ने 1963 में भारत की मिट्टी का एक मानचित्र प्रकाशित किया था। तो एक तो क्लियर है कि ICAR ने भारत की मिट्टी का एक मानचित्र कब प्रकाशित किया? तो 1963 में। साथ में इससे रिलेटेड एक दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि इस मिट्टी का जो प्रकाशन किया गया था, मृदा मानचित्र प्रकाशित किया गया था, तो किसके पर्यवेक्षण में यह मृदा मानचित्र बनाया गया था भारत का? तो वे भूगोलवेत्ता थे डॉक्टर SP राय चौधरी। डॉक्टर SP राय चौधरी, इनके पर्यवेक्षण में भारत की मिट्टी का एक मृदा मानचित्र प्रकाशित किया गया था। और इस पर्यवेक्षण में बताया गया था कि भारत में मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टी और गौण रूप से 27 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ चर्चा करेंगे मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टियों की। वे 8 प्रकार की मिट्टी कौन है? तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है जो भारत के सबसे अधिक क्षेत्र पर पाई जाती है, वह है जलोढ़ मिट्टी, एल्युवियल सॉइल। दूसरी है लाल मिट्टी, रेड सॉइल। तीसरी है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। चौथी है लेटराइट मिट्टी। पांचवी है वन एवं पर्वतीय मिट्टी। अगला है डेयट सॉइल, मरुस्थलीय मिट्टी, स्लाइन एल्केन सॉइल या लवणीय मिट्टी, और पीट मिट्टी, पीट सॉइल। तो ये 8 प्रकार की मिट्टी है जिसे मैंने इस मैप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। इनमें से सबसे बड़े क्षेत्र पर पाई जाने वाली जो मिट्टी है वह है जलोढ़ मिट्टी। ये मैप है भारत के मैप, जिसमें मैंने जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को दिखाया है। देखिए इंडेक्स इसका, यह है जलोढ़ मिट्टी। यह पूरा एरिया जो है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। मैप से आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारत का मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र इसका सबसे प्रमुख क्षेत्र है जलोढ़ मिट्टी का। क्लियर है? यह मिट्टी जो है भारत में लगभग 14.25 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पाई जाती है। कितनी? 14.25 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पाई जाती है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। और यह वर्ग किलोमीटर अगर हम पूरे भारत के क्षेत्र पर आधार निकालें तो आप कह सकते हैं कि लगभग 43.4% भूभाग पर
यह मिट्टी पाई जा रही है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। स्पष्ट है कि भारत के सबसे अधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली यह मिट्टी है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। भारत में इस मिट्टी के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला देखिए, यह है जो भारत का मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है, यह सिंधु गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगा का या ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र है, और साथ में भारत का कोस्टल एरिया, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ये दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं भारत में जलोढ़ मिट्टी के। और तीसरा जो क्षेत्र बनता है भारत में जलोढ़ मिट्टी का, वह है मैदानी भाग, प्रायद्वीपीय भाग में जो नदियां बहती हैं उसके क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है, नदी तट के किनारे जो मिट्टी पाई जा रही है वह इसका क्षेत्र है। लेकिन दो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन है? मध्यवर्ती भाग और भारत का कोस्टल एरिया। अब हम लोग जानेंगे कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो स्पष्ट है कि नदियों द्वारा लाए गए तलछट्टों के निक्षेपण से इस मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे नदियां बह रही है, पर्वतों से लेकर पर्वत अपने ऑरिजिन स्थल से वह बहते बहते समुद्र में जाकर गिर रही है। तो कहाँ की? वहाँ नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जो पर्वतों से वह काट छाट कर मैदानी भागों में ला रही है, डिपोजिट कर रही है, और उसके बाद डेल्टाई क्षेत्र तक वह जाकर मिट्टी को डिपोजिट कर रही है। तो कहीं की मिट्टी, कहीं की चट्टान और वहाँ की मिट्टी को कहाँ कहाँ डिपोजिट किया जा रहा है। तो स्पष्ट है कि यह मिट्टी जो है अक्षेत्रीय मिट्टी है। विश्व स्तर पर मिट्टी को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है क्षेत्रीय मिट्टी, दूसरा है अक्षेत्रीय मिट्टी, और तीसरा है अंतः क्षेत्रीय मिट्टी। क्षेत्रीय मिट्टी किसको कहते हैं? जहाँ की चट्टान वहीं पर उसके अपक्षय अपरदन से जो मिट्टी का निर्माण हुआ उसे हम लोग कहते हैं क्षेत्रीय मिट्टी। क्लियर है? अक्षेत्रीय मिट्टी मतलब कहीं की चट्टान और कहीं जाकर उसके टूट फूट से उसकी मिट्टी जो बनी है वो कहीं और बनी है। तो यह काम किसके द्वारा किया जाता है? अपरदन की क्रियाओं के द्वारा। और नदियाँ जो है अपरदन का सबसे प्रमुख दूत होती है। तो नदियों द्वारा लाए गए तलछट्टों के निक्षेपण से चूंकि इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, इसलिए यह मिट्टी जो है वर्ल्ड लेवल पर अक्षेत्रीय मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। साथ में जो अमेरिकी सॉइल वर्गीकरण किया गया था CSCS, उसके अनुसार यह मिट्टी जो है इंसेप्टिसॉल मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? इंसेप्टिसॉल। यह किसके द्वारा? CSCS, कंप्रिहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो अमेरिकी क्लासिफिकेशन किया गया था पूरे विश्व स्तर पर मिट्टियों का, उसमें जलोढ़ मिट्टी को इंसेप्टिसॉल मिट्टी के अंतर्गत रखा गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जो तीन विभाजन किया गया वर्ल्ड लेवल पर मिट्टियों का, उसमें जलोढ़ मिट्टी जो है अक्षेत्रीय मिट्टी का उदाहरण है। अब हम लोग जानते हैं कि उत्तर के विशाल मैदान में इस मिट्टी के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र जो है वह है बांगड़ और दूसरा है खादर। आप लोग पढ़े होंगे कि बांगड़ मिट्टी किसे कहा जाता है और खादर मिट्टी किसे कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बांगड़ मिट्टी अर्थात पुरानी जलोढ़ मिट्टी, वह क्षेत्र, नदी बेसिन का वह क्षेत्र जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। 5 साल 7 साल 10 साल 12 साल बाद एक बार नदी का पानी पहुँचा, फिर एक लंबी अवधि तक नदी की बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। तो उससे होता क्या है कि उस क्षेत्र की मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी जो है, वह पुरानी हो जाती है। तो ऐसी पुरानी मिट्टी को ही कहा जाता है बांगड़। स्पष्ट कि नदी का पानी वहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? क्योंकि मैदानी भागों का वह ऊँचा भाग है जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जा रही है उसे हम कहते हैं बांगड़। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इसे रेह, कल्लर या भूड़ के नाम से भी जाना जाता है। रेह कल्लर एक ही चीज़ है और दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ है भूड़। तो ध्यान देंगे, जलोढ़ मिट्टी को मैदानी भाग में कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग में, बांगड़ और खादर। उसमें महत्वपूर्ण विशेषता क्या है बांगड़ की? कि बांगड़ के क्षेत्र में रेह या कल्लर पाए जाते हैं। तो रेह क्या होता है? तो बांगड़ प्रदेश का वह भाग जहां पर अधिक सिंचाई की जाती है। कृषि कार्य के लिए क्या होता है कि कुछ क्षेत्र, चूंकि नदी का पानी बाहर पहुंच नहीं पा रहा है वहां पर, तो वहां पर कृषि कार्य करने के लिए क्या होता है कि सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, कभी कभी कृषि कार्य के लिए काफ़ी अधिक सिंचाई कर दी जाती है और अत्यधिक सिंचाई के कारण मिट्टी में लवण की मात्रा बढ़ जाती है। मिट्टी में नमक की एक सफ़ेद परत
जम जाती है, तो ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है रेह या कल्लर कहा जाता है। भूड़ क्या है कि बांगड़ प्रदेशों के कुछ भागों में अपक्षय की क्रिया के कारण क्या होता है कि ऊपर की मुलायम मिट्टी कटकर हट जाती है और नीचे की कंकड़ीली और पथरीली मिट्टी जो है सतह पर नजर आने लगती है, तो ऐसी मिट्टी को कहा जाता है भूड़। और ये दोनों कहाँ हैं? रेह और ये दोनों जो है बांगड़ प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं हैं। खादर क्या होता है कि खादर मिट्टी जो होती है नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, वह क्षेत्र जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है और प्रतिवर्ष बाढ़ के पानी के साथ मिट्टी की एक नई लेयर बिछ जाती है, तो इस मिट्टी को कहा जाता है खादर। यह मिट्टी कृषि कार्य के लिए काफ़ी अधिक उपजाऊ होती है, एग्रीकल्चर इस पर काफ़ी अच्छा होता है। साथ में एग्रीकल्चर कार्य करने के लिए सिंचाई और उर्वरकों की आवश्यकता भी नहीं होती है। और यह मिट्टी मुख्य रूप से जो है वह पूर्वी उत्तर बंगाल का क्षेत्र और बिहार के क्षेत्र में पाई जाती है। गंगा के मैदानी क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जा रही है। क्लियर है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर CSCS वर्गीकरण के अनुसार इस मिट्टी को हम लोग अभी बता दिए कि इंसेप्टिसॉल के अंतर्गत रखा जाता है। तो यह है जलोढ़ मिट्टी। आपसे अगर भारत के संदर्भ में जलोढ़ मिट्टी की बात की जाएगी तो कुछ पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ कि भारत की सबसे अधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी है लगभग 43.4% भूभाग पर। एरिया कितना है? 14.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। दो प्रमुख क्षेत्र है इस मिट्टी का, कौन कौन? यह है मध्यवर्ती भारत और दूसरा यह तटवर्ती क्षेत्र। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछटों के निक्षेपण से होता है। अक्षेत्रीय मिट्टी के अंतर्गत है और इस मैदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंसेप्टिसॉल भी कहा जाता है। इस मैदान की दो प्रमुख विशेषताएं बांगड़ और खादर। बांगड़ की भी दो विशेषताएं रेह और भूड़। रेह क्या है? अधिक सिंचाई के कारण डेवलप होती है। भूड़ क्या है? जो अपक्षय की क्रिया के कारण डेवलप होती है। क्लियर है? खादर क्या है? नवीन जलोढ़ मिट्टी जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है। तो हम लोग आ गए जलोढ़ मिट्टी, देख ले। क्लियर है? दूसरी महत्वपूर्ण मिट्टी है वह है लाल मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, मैं भारत की मिट्टी के संदर्भ में उन पॉइंट पर आपको विशेष जोर दे रहा हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो दूसरी मिट्टी जो है वह है लाल मिट्टी। भारत की दूसरी सबसे बड़े क्षेत्र की मिट्टी है जिसे हम रेड सॉइल के नाम से जानते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह जो मिट्टी है भारत के कुल क्षेत्र के लगभग 18.5% भूभाग पर पाई जाती है। कितना? 18.5% भूभाग पर। समझ सकते हैं यह 43.4 है, यह 18.5% भूभाग पर यह मिट्टी पाई जा रही है। और इसका निर्माण कैसे होता है? ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के विखंडन से इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट और नीस से हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि भारत में इसका क्षेत्र कहाँ होगा? ऑटोमेटिक प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में ही इस प्रकार की चट्टान ग्रेनाइट और नीस पाई जाते हैं और वहाँ पर इन चट्टानों के विखंडन क्रिया के कारण इस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है। लौह ऑक्साइड, जो कि इस क्षेत्र में लौह ऑक्साइड यहाँ की चट्टानों में काफ़ी अधिक पाई जाती है, तो लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है, जिसके कारण इसे रेड सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। मैप से आप स्पष्ट देख सकते हैं, आप देखेंगे लाल मिट्टी यह है, रेड कलर से दिखाई गई जो मिट्टी है, प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जा रही है। इस मिट्टी का अगर आप विस्तार बोलेंगे आप तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में तमिलनाडु से लेकर, यह तमिलनाडु का क्षेत्र है, ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत में तमिलनाडु से लेकर बुंदेलखंड तक का क्षेत्र, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड तक का क्षेत्र, और पूर्व में राजमहल से लेकर के यह आप चले जाइए तो काठियावाड़, गुजरात के काठियावाड़ में भी यह मिट्टी पाई जा रही है। क्लियर है? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है वह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो भारत के तमिलनाडु राज्य में। ध्यान दीजिएगा, झारखंड में जितनी मिट्टी पाई जाती है, जो भी मिट्टी पाई जाती है उसका 90% भूभाग जो है वह लाल मिट्टी ही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है तो आप क्या कहेंगे? तमिलनाडु राज्य। भारत का तमिलनाडु राज्य में इस प्रकार की मिट्टी जो है वह सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सॉइल का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें इस मिट्टी को अल्फीसॉल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? अल्फीसॉल। इसके पहले मैंने बताया कि जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? इंसेप्टिसॉल। और लाल मिट्टी को नाम क्या दिया गया है? अल्फीसॉल। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और यह मिट्टी जो है मोटे अनाज, दलहन और तिलहन की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है।
तो भारत की दूसरी मिट्टी की हमने चर्चा कर ली। प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र इसका सबसे प्रमुख क्षेत्र है। निर्माण कैसे हुआ है, तो ग्रेनाइट और नीच चट्टानों की विखंडन क्रिया के कारण लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। और साथ में अंतर्राष्ट्रीय सॉइल वर्गीकरण में जो इस मिट्टी का नाम दिया गया है वह है अल्फिसॉल। मोटे अनाज, दलहन और तिलहन की कृषि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दो मिट्टी की मैंने चर्चा कर ली, पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरी है लाल मिट्टी। अब हम लोग आते हैं तीसरी प्रमुख मिट्टी पर, यह है काली मिट्टी। अगर मिट्टी टॉपिक से अगर किसी पोर्शन से सबसे अधिक क्वेश्चन आता है तो यह ब्लैक सॉइल से। इस मिट्टी को कई नामों से जाना जाता है। पहला कपासी मिट्टी, कपास की कृषि के कारण। दूसरा रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी को गहरे दरारों वाली मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इस मिट्टी में सूखने, ध्यान दीजिएगा, जब ये मिट्टी गीली होती है तो चिपचिपी होती है और जब सूख जाती है तो इसमें गहरे दरार पड़ जाते हैं, इसलिए इसको गहरे दरारों वाली मिट्टी भी कहा जाता है। साथ में इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसके अलावे इस मिट्टी को शुष्क कृषि के लिए सबसे आइडियल मिट्टी भी के रूप में भी जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत की प्रमुख मिट्टियों में कौन सी मिट्टी जो है वह ड्राई एग्रीकल्चर के लिए, शुष्क कृषि के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो वह आप बता सकते हैं काली मिट्टी। किन किन नामों से जाना गया, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, गहरे दरारों वाली मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी और शुष्क कृषि के लिए आइडियल मिट्टी। इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है, इसीलिए इस मिट्टी में ड्राई एग्रीकल्चर बड़े पैमाने पर होता है। ड्राई कृषि के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र आप मैप में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दक्कन का पठारी क्षेत्र, मतलब महाराष्ट्र का क्षेत्र जो है वह इसका सबसे प्रमुख क्षेत्र है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक क्षेत्र पर काली मिट्टी पाई जाती है, तो आप बता देंगे महाराष्ट्र में। इसके अलावा गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र भी काली मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ लाल मिट्टी और यहाँ पर काली मिट्टी, इसका प्रमुख कारण क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, लावा के उद्गार के कारण, इस क्षेत्र में लावा के उद्गार के कारण क्या हुआ कि बैसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ, और बैसाल्ट चट्टानों के अपक्षरण या अपघटन या अपक्षय के कारण जो मिट्टी बनती है वह काली मिट्टी ही होती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यह मिट्टी। भारत की तीसरी प्रमुख मिट्टी है यह काली मिट्टी, जो भारत के कुल क्षेत्र के लगभग 15.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र, 15.2% क्षेत्र में पाई जाती है। क्लियर है। भारत की चौथी जो सबसे प्रमुख मिट्टी का क्षेत्र है या मिट्टी है वह है लैटेराइट मिट्टी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं कि लैटेराइट मिट्टी का निर्माण किस परिस्थिति में होता है। तो ध्यान दीजिएगा, वैसा क्षेत्र जहां पर आर्द्र और शुष्क मौसम जो है वह वैकल्पिक रूप से आए और लीचिंग की क्रिया यानी अपक्षालन की क्रिया अधिक हो, तो उन क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी डेवलप होती है। तो लीचिंग कैसे क्षेत्र में होगा, तो वह क्षेत्र जहां पर काफ़ी अधिक बारिश होती है। बारिश होने से क्या होगा कि वर्षा के जल के साथ मिट्टी के जो उपयोगी या उर्वरा शक्ति को बनाए रखने वाले जो तत्व होते हैं वह लीचिंग क्रिया के कारण, अपक्षालन क्रिया के कारण भूमि के नीचे चले जाते हैं, जिसके कारण ऊपर की मिट्टी जो है वह अनुपजाऊ हो जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। तो ऐसी मिट्टी को ही लैटेराइट मिट्टी कहा जाता है। और भारत में इस मिट्टी का सबसे प्रमुख क्षेत्र जो है वह भारत का केरल राज्य का क्षेत्र है। जैसे मैंने लैटेराइट मिट्टी को यहाँ दिखाया है, तो भारत के केरल राज्य का क्षेत्र जो है इसका सबसे प्रमुख क्षेत्र है। उसके अलावे यह क्षेत्र मेघालय के उत्तर का जो क्षेत्र है, यहाँ भी देखिए काफ़ी अधिक वर्षा होती है क्षेत्र में, तो यहाँ पर भी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ध्यान देंगे, वैसा क्षेत्र जहाँ पर काफ़ी अधिक वर्षा होती है सामान्यतः वहाँ पर लैटेराइट मिट्टी का जन्म होता है, और वैसे क्षेत्र में आर्द्र और शुष्क मौसम भी वैकल्पिक रूप से आते रहते हैं, तो यह क्षेत्र लैटेराइट मिट्टी का आइडियल क्षेत्र बन जाता है। यह क्षेत्र केरल का क्षेत्र जो है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वह सबसे पहले इस क्षेत्र में ही आते हैं, काफ़ी अधिक वर्षा होती है यहाँ पर। झारखंड में भी आप देख सकते हैं, भारत का झारखंड का पाट क्षेत्र जो है वह सबसे अधिक वर्षा का जो क्षेत्र है, तो वहाँ भी लैटेराइट मिट्टी ही डेवलप हुई है। यह मिट्टी चूँकि कम उपजाऊ होती है, लेकिन फिर भी इसमें काजू की कृषि जो होती है, मूंगफली की कृषि जो होती है अच्छे हो जाते हैं, लेकिन यह मिट्टी मुख्य रूप से
मुख्य रूप से ईंट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लैटराइट मिट्टी भी भारत की एक काफ़ी महत्वपूर्ण मिट्टी है और भारत की चौथी प्रमुख मिट्टी है। अब भारत की अन्य मिट्टियों की चर्चा, वन एवं पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीट मिट्टी की चर्चा मैं अगले वीडियो में करते हुए मिट्टी से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको मैं आपको लेकर आऊँगा। आप इस टॉपिक को अच्छे से देख ले, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक एक पॉइंट पर मैं विशेष रूप से ध्यान देकर, खासकर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको इस वीडियो के थ्रू प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।